नमस्कार। भारत की एकता का मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ एक जैसा हो, है ना? हाँ, हमारे देश की जो खूबसूरती है वो तो इसकी विविधता में ही है। बिल्कुल। और ये विविधता सिर्फ मतलब संस्कृति या भाषा तक ही नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के प्रशासनिक ढांचे में भी दिखती है। सही बात है। कभी सोचा है कि संविधान देश के कुछ हिस्सों के लिए अलग नियम कायदे क्यों बनाता है? हाँ, और ये सवाल बहुत जरूरी भी है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले जो थे, वो जमीनी हकीकत को कितना समझते थे। अच्छा। वो जानते थे कि कुछ समुदाय हैं, खासकर आदिवासी समुदाय, जिनकी ज़रूरतें, उनका इतिहास, उनकी सामाजिक आर्थिक हालतें वो इतनी अलग हैं कि उन पर सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना शायद उतना कारगर ना हो हाँ। या शायद न्याय संगत भी ना हो। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी। हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग एक्स में दिए गए अनुच्छेद 244 की। हम्म। ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कुछ खास व्यवस्थाओं की बात करता है। हम्म। हमारा फोकस आज रहेगा दो महत्वपूर्ण सूचियों पर, हम्म। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। हाँ। देखिए, 5वीं अनुसूची जो है वो देश के ज्यादातर राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियां हैं उनके प्रशासन से जुड़ी है। बस इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल नहीं है। ओके। और जो 6ठी अनुसूची है वो इन्हीं 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का एक, आप कह सकती हैं, बिल्कुल अलग मॉडल पेश करती है। ठीक है। तो हमारी ये जो चर्चा है ये संवैधानिक प्रावधानों और उनसे जुड़े प्रशासनिक डिटेल्स पर आधारित है। जी। और मकसद ये है कि हम समझ सकें कि ये विशेष क्षेत्र क्यों बनाए गए, इनका शासन कैसे चलता है और इन दोनों अनुसूचियों के मतलब नजरिए में बुनियादी फर्क क्या है। सही। तो चलिए इन व्यवस्थाओं के पीछे की सोच और उनकी कार्यप्रणाली को थोड़ा करीब से देखते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं 5वीं अनुसूची से। ये ज्यादातर राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है। अब देखिए, इन क्षेत्रों को अलग दर्जा देने के पीछे जो मुख्य विचार है वो ये है कि यहाँ रहने वाले आदिवासी समुदाय, जिन्हें स्रोत मूल निवासी कहता है, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। यानी मुख्य फोकस उनके विकास पर है, उनको मुख्य धारा के करीब लाने पर। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्शन जैसा है। बिल्कुल सही। उन्हें विशेष संरक्षण और सहायता की जरूरत है ताकि वे देश के बाकी हिस्सों के साथ मतलब बराबरी पर आ सकें। ठीक है। और इसी वजह से राज्य की जो सामान्य प्रशासनिक मशीनरी है वो इन क्षेत्रों में पूरी तरह से या उसी ढंग से लागू नहीं होती। अच्छा। केंद्र सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी भी यहाँ थोड़ी बढ़ जाती है। अगर MP जैन के शब्दों में कहें तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। तो ये व्यवस्था किन किन राज्यों में लागू है? क्या ये पूरे देश में फैली हुई है? नहीं, जैसा हमने पहले कहा, ये 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको छोड़कर बाकी राज्यों के लिए है। ओके। 2016 तक के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से ये व्यवस्था मध्य, पश्चिम और पूर्वी भारत के कई राज्यों में फैले अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू थी। इसमें कुल 10 राज्य शामिल थे। 10 राज्य? हाँ। कौन कौन से? हाँ। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। काफी राज्य। हाँ। ठीक है। अब आते हैं प्रशासन पर। इन क्षेत्रों को घोषित कौन करता है और इनका शासन चलता कैसे है? ये प्रक्रिया क्या है? देखिए, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के हाँ, पास? वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करके ऐसा करते हैं। और राष्ट्रपति इन क्षेत्रों की सीमाएं बदल सकते हैं, क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकते हैं या ये दर्जा खत्म भी कर सकते हैं। प्रक्रिया से ज्यादा जरूरी इसका मकसद समझना है, जो कि है विशेष ध्यान देना। और जमीनी स्तर पर मतलब रोजमर्रा के प्रशासन में किसकी भूमिका ज्यादा अहम होती है, राज्य सरकार की या केंद्र की? देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति तो यहाँ लागू होती है, लेकिन राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं विशेष हो जाती है। अच्छा, राज्यपाल की। जी। उन्हें इन क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजनी होती है, या तो सालाना या जब भी राष्ट्रपति मांगे। ठीक। और केंद्र सरकार भी राज्यों को इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश दे सकती है। तो आप कह सकते हैं कि राज्यपाल एक तरह की कड़ी है जिनके पास विशेष जिम्मेदारियां हैं। मैंने जनजाति सलाहकार परिषद के बारे में भी सुना है, TAC कहते हैं शायद। हाँ, TAC, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। हाँ, TAC। ये क्या भूमिका निभाती है? क्या ये कोई बहुत शक्तिशाली बॉडी है? देखिए, TAC एक महत्वपूर्ण संस्था जरूर है, पर इसकी भूमिका जो है वो ज्यादातर सलाहकारी है। अच्छा, सलाहकारी। हाँ,
हर राज्य जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ टीएसी बनाना अनिवार्य है। इसमें 20 सदस्य होते हैं और इनमें से 3/4 यानी 15 सदस्य राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने चाहिए। ओके। इसका काम है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनकी उन्नति से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना। सलाहकारी मतलब इसकी सलाह मानना जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। हाँ, टेक्निकली बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जाहिर है इसकी सलाह का वजन होता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियां तो हैं, लेकिन कोई औपचारिक रूप से घोषित अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, तब भी राष्ट्रपति के निर्देश पर वहां टीएसी बनाई जा सकती है। अच्छा। ये दिखाता है कि फोकस सिर्फ क्षेत्रों पर नहीं है, बल्कि जनजातियों के कल्याण पर भी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद कानूनों के लागू होने की लगती है। क्या संसद या राज्य के सारे कानून इन क्षेत्रों में वैसे ही लागू हो जाते हैं जैसे बाकी जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर राज्यपाल की वो विशेष शक्तियां सामने आती हैं जिनकी हमने बात की थी। हाँ, राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो निर्देश दें कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई खास कानून उस अनुसूचित क्षेत्र पर लागू ही ना हो। हाँ। या फिर कुछ बदलावों और अपवादों के साथ लागू हो। ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्यपाल स्थानीय जरूरतों के हिसाब से राष्ट्रीय या राज्य के कानूनों को बदल सकते हैं। एक तरह से हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये शक्ति इसीलिए दी गई है ताकि कोई ऐसा कानून जो शायद बाकी देश के लिए ठीक हो, पर इन क्षेत्रों की जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं या जो जनजातीय हित है, उनको नुकसान न पहुंचाए। इतना ही नहीं, राज्यपाल टीएसी से सलाह करने के बाद इन क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए नियम भी बना सकते हैं। किस तरह के नियम? ऐसे नियम जो जमीनी स्तर पर आदिवासियों के हितों की रक्षा करें, जैसे आदिवासियों द्वारा या उनके बीच जमीन के हस्तांतरण को रोकना या उसे कंट्रोल करना। जमीन का मामला तो बहुत अहम होता है। बिल्कुल। जमीन के आवंटन को रेगुलेट करना या साहूकारी मतलब मनी लेंडिंग का जो धंधा है उसे नियंत्रित करना, खासकर आदिवासियों के संबंध में। अच्छा। और ये नियम इतने प्रभावी हो सकते हैं कि ये उस क्षेत्र में लागू संसद या राज्य विधानमंडल के किसी मौजूदा कानून को बदल सकें या रद्द भी कर सकें। हाँ, लेकिन एक बात जरूरी है, ऐसे सभी नियमों पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ओके, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। अच्छा, क्या समय समय पर इस पूरी व्यवस्था का मतलब रिव्यू भी होता है कि ठीक से काम कर रही है या नहीं? हाँ, संविधान में इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार है। संविधान लागू होने के 10 साल बाद एक आयोग बनाना अनिवार्य था। अच्छा, अनिवार्य था? जी। पहला आयोग 1960 में बना था, यूएन ढेबर की अध्यक्षता में, जिसकी रिपोर्ट 1961 में आई। और दूसरा आयोग 2002 में बना था, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में, रिपोर्ट 2004 में आई। तो ये आयोग क्या करते हैं? ये आयोग पूरी व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं और सुधार के लिए सुझाव देते हैं। ठीक है। और जैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड, तो इन क्षेत्रों की सीमाओं में भी बदलाव हुए होंगे। बिल्कुल। समय समय पर राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा इन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित किया जाता रहा है ताकि प्रशासनिक स्पष्टता बनी रहे। ये एक सतत प्रक्रिया है। तो ये थी 5वीं अनुसूची की एक मोटी रूपरेखा, जिसका मूल मंत्र लगता है संरक्षण और विकास है, और जिसमें राज्यपाल और केंद्र की भूमिका काफी अहम है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां 6ठी अनुसूची एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है, जैसा आपने कहा। जी। हाँ, यहाँ नजरिया बिल्कुल अलग है। देखिए, 5वीं अनुसूची जहां पिछड़ेपन को आधार बनाकर संरक्षण और विकास पर जोर देती है, वहीं 6ठी अनुसूची इन 4 राज्यों की कुछ खास जनजातियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और उनकी जीवन शैली को आधार बनाती है। अच्छा। जैसा कि स्रोत में MP जैन का हवाला दिया गया है, ये माना गया कि इन क्षेत्रों की जनजातियों ने बाहरी दुनिया के तौर तरीकों को ज्यादा नहीं अपनाया है। वो अभी भी अपनी अनूठी संस्कृति, रीति रिवाज और सभ्यता से गहराई से जुड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ फोकस संरक्षण से ज्यादा स्वायत्ता पर है, स्वशासन पर।
उनकी जो अलग पहचान है उसको बनाए रखने पर। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए संविधान इन्हें अलग दर्जा देता है और स्वशासन के लिए काफी ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करता है। ये एक तरह से उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखने की संवैधानिक गारंटी है। ये फिलॉसफी का ही फर्क है। 5वीं अनुसूची में राज्य मदद कर रहा है, आप कह सकते हैं। 6ठी अनुसूची में समुदाय काफी हद तक खुद शासन कर रहा है। तो ये स्वशासन जमीन पर कैसे काम करता है, मतलब प्रशासनिक ढांचा क्या है वहाँ? यहाँ की सबसे खास बात है स्वायत्त जिले बनाना, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स यानी एडीज, और कहीं कहीं स्वायत्त क्षेत्र भी, ऑटोनमस रीजन्स, एआरस। एडीज और एआरस। हाँ, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। राज्यपाल को इन जिलों को बनाने, उनका नाम बदलने, क्षेत्रफल बदलने या सीमाएं तय करने का अधिकार है। और अगर एक जिले में कई अलग अलग जनजातियां रहती हैं, तो राज्यपाल उसे कई स्वायत्त क्षेत्रों में भी बांट सकते हैं। लेकिन ये जो स्वायत्त जिले हैं, क्या ये राज्य सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होते हैं? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जिले राज्य के कार्यकारी अधिकार क्षेत्र के भीतर ही आते हैं, लेकिन इन्हें प्रशासनिक स्वायत्तता काफी ज्यादा मिली होती है। अच्छा, और इनका प्रशासन कौन देखता है? क्या यहाँ भी टैग जैसी कोई परिषद होती है? यहाँ टैक्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकाय होते हैं। इन्हें कहते हैं जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद। जी, हर स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होती है और हर स्वायत्त क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद। जिला परिषद में आमतौर पर 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य? हाँ, जिनमें से कुछ जैसे 4 राज्यपाल मनोनीत करते हैं और बाकी यानी 26 वो वयस्क मताधिकार से चुने जाते हैं। चुने जाते हैं बकायदा? हाँ, चुनाव होता है। अच्छा। और चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है। आपने कहा ये टैग से ज्यादा शक्तिशाली है, किस मायने में? मतलब इनके पास क्या अधिकार होते हैं जो टैग के पास नहीं है? इनके पास विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय, चारों तरह की शक्तियां होती हैं। चारों? हाँ, जो इन्हें लगभग एक मिनी सरकार जैसा बना देती हैं अपने इलाके के लिए। अच्छा। ये अपने अधिकार क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बना सकती हैं, जैसे जमीन का प्रबंधन, जो आदिवासियों के लिए सबसे अहम मुद्दा होता है। बिल्कुल। जंगल, बस आरक्षित वनों को छोड़कर, नहर का पानी, झूम खेती का नियमन, गांव या कस्बे का प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाज, इन सब पर कानून बनाने की शक्ति, ये तो वाकई बहुत अहम है। क्या इनके बनाए कानून अंतिम होते हैं? मतलब राज्यपाल का कोई रोल? नहीं, अंतिम नहीं। इन सभी कानूनों पर राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। अच्छा, सहमति जरूरी है? हाँ, लेकिन फिर भी आप सोचिए, स्थानीय स्तर पर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने की शक्ति देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है स्वायत्तता की ओर। सही बात है। कानून बनाने के अलावा और क्या शक्तियां हैं इनके पास? इनके पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। अच्छा, जुडिशल पावर्स भी? हाँ, ये जनजातियों के बीच होने वाले मुकदमों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषद या अदालतें बना सकती हैं और उनसे अपीलें भी सुन सकती हैं। इन मामलों में हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होगा, ये राज्यपाल तय करते हैं। ओके। इसके अलावा ये विकास के काम भी कर सकती हैं, जैसे स्कूल खोलना, डिस्पेंसरी चलाना, बाजार लगवाना, सड़कें बनाना या उनका प्रबंधन करना। और ये गैर आदिवासियों द्वारा जो साहूकारी और व्यापार होता है उसको भी नियंत्रित कर सकती हैं, पर इसके लिए जो नियम बनाएंगी उस पर राज्यपाल की सहमति चाहिए होगी। ठीक है। और वित्तीय रूप से ये कैसे चलती हैं? क्या ये राज्य सरकार पर निर्भर रहती हैं पैसों के लिए? नहीं, यही इनकी स्वायत्तता और मजबूत होती है। इन्हें भू राजस्व का आकलन करने और उसे इकट्ठा करने का अधिकार है। लैंड रेवेन्यू खुद कलेक्ट कर सकती हैं? हाँ, साथ ही ये कुछ और टैक्स भी लगा सकती है, जैसे फेरी पर, मछली पालन पर, सड़कों के इस्तेमाल पर, बाजारों पर वगैरह। इससे इन्हें अपने काम करने के लिए खुद के वित्तीय संसाधन मिलते हैं। ये तो वाकई काफी स्वायत्तता है। अच्छा, कानूनों के लागू होने के मामले में यहाँ क्या स्थिति है? जैसे 5वीं अनुसूची में राज्यपाल बदल सकते थे, यहाँ क्या है? हाँ, यहाँ भी विशेष प्रावधान है, बल्कि 5वीं अनुसूची से भी ज्यादा स्पष्ट और मजबूत कह सकते हैं। अच्छा। संसद या राज्य विधानमंडल के कानून
इन स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों पर या तो लागू ही नहीं होते या फिर कुछ खास संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं। अब ये तय करने की शक्ति किसके पास होगी, ये राज्य और कानून कि वो संसद का है या राज्य का, इस पर निर्भर करता है। थोड़ा समझाएंगे उदाहरण देकर? हाँ, जैसे असम में संसद का कानून हो या राज्य विधानमंडल का, दोनों के मामलों में ये शक्ति राज्यपाल के पास है कि वो तय करे कि कानून लागू होगा या नहीं, या कैसे होगा। ओके, असम में राज्यपाल। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगर संसद का कानून है तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास? हाँ, और अगर राज्य विधानमंडल का कानून है तो ये शक्ति राज्यपाल के पास है। तो यहाँ भी मतलब स्थानीय परिस्थितियों को तरजीह दी गई है। क्या यहाँ भी प्रशासन की समीक्षा के लिए आयोग वगैरह बनाने का प्रावधान है, जैसे 5वीं अनुसूची में था? हाँ, है। राज्यपाल इन स्वायत्त जिलों या क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े किसी भी मामले की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए आयोग बना सकते हैं। और अगर आयोग सिफारिश करे तो राज्यपाल जिला या क्षेत्रीय परिषद को भंग भी कर सकते हैं। हाँ, ओके जी। तो अगर हम 2016 तक का आंकड़ा देखें, हाँ, तो इन 4 राज्यों में कुल कितने ऐसे स्वायत्त क्षेत्र थे? 2016 तक की स्थिति के अनुसार इन 4 राज्यों में कुल मिलाकर 10 ऐसे स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र थे। 10? हाँ, जैसे असम में थे, जिनमें बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। मेघालय में 3 थे, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स जिले। त्रिपुरा में 1 था, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। और मिजोरम में 3 थे, चकमा, मारा और लाई जिले। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों अनुसूचियों को एक साथ रखकर देखें, 5वीं और 6ठी को, तो मुख्य अंतर क्या उभर कर आते हैं? ये सिर्फ अलग अलग राज्यों के लिए अलग नियम नहीं लग रहे, बल्कि सोच का भी काफी फर्क है ना? बिल्कुल बिल्कुल। संक्षेप में अगर कहें तो पहला दायरा, 5वीं अनुसूची ज्यादातर राज्यों पर लागू है, 2016 तक 10 राज्यों में। 6ठी सिर्फ 4 पूर्वोत्तर राज्यों पर। दूसरा प्रशासनिक निकाय, 5वीं में मुख्यतः सलाहकारी टीएसी है, 6ठी में विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियों वाली जिला और क्षेत्रीय परिषदें हैं। हाँ, ये बड़ा फर्क है। तीसरा स्वायत्तता का स्तर, 6ठी अनुसूची में कहीं ज्यादा स्वायत्तता है, लगभग स्वशासन जैसा मॉडल। सही। और चौथा जो आपने कहा, बुनियादी दर्शन, 5वीं अनुसूची का जोर संरक्षण और विकास पर है राज्य की मदद से, 6ठी का जोर सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने और स्वशासन पर है समुदाय द्वारा। कुछ खास अनुच्छेद भी हैं संविधान में जो इन व्यवस्थाओं को और स्पष्ट करते हैं शायद? हाँ, है। अनुच्छेद 244 तो इन दोनों की नींव है ही, जैसा हमने शुरू में कहा जी। फिर एक अनुच्छेद 244A है। ये खास तौर पर असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाने की बात करता है। स्वायत्त राज्य? हाँ, और उसके लिए स्थानीय विधायिका या मंत्री परिषद या दोनों की व्यवस्था करने का प्रावधान करता है। ये 6ठी अनुसूची से भी एक कदम आगे की स्वायत्तता की बात है। अच्छा। और एक अनुच्छेद 339 है जो केंद्र सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है। ये 5वीं अनुसूची के तहत जो केंद्र की भूमिका है उसे रेखांकित करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दोनों अनुसूचियां दिखाती हैं कि भारतीय संविधान कितना लचीला है, कितना समावेशी है। ये मानता है कि एक साइज सब पर फिट नहीं होता, है ना? खासकर जब बात आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी पहचान की हो। कहीं ज्यादा संरक्षण की जरूरत है तो कहीं ज्यादा स्वायत्तता। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन प्रावधानों को समझना सिर्फ एक अकादमिक जरूरत नहीं है, ये भारत की जो प्रशासनिक विविधता है और आदिवासी कल्याण व स्वायत्तता के प्रति उसका जो जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, उसे समझने के लिए जरूरी है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए भी स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं को कैसे जगह दी जा सकती है, कैसे समायोजित किया जा सकता है। जी, वाकई एक गहरी और सोचने वाली बात है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। ये जो संतुलन साधने की कोशिश है, एक तरफ विशेष प्रशासन और स्वायत्तता और दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकीकरण, ये कितना सफल रहा है? समकालीन भारत में इन संरचनाओं की प्रासंगिकता क्या है? क्या ये ढांचे, खासकर 6ठी अनुसूची वाले, वास्तव में आदिवासी समुदायों को सशक्त बना पाएं, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, या इनमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है? इस पर जरूर सोचिएगा।